हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। इसराइल की अगर हम बात करें तो इस साल जनवरी से ही इसराइल के अंदर काफ़ी सारे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसराइल की जो सरकार है वहाँ पे जुडिशरी को लेके कुछ चेंजेस वहाँ पे करना चाह रही है। ओके, और इसके लिए इसराइल की जो पार्लियामेंट है कैनेसेट, वहाँ पे कुछ जो है लॉ, वहाँ पे एक बिल प्रपोज किया गया था जिसके अंदर काफ़ी चेंजेस थे। मेजर 4 चेंजेस वहाँ पे प्रपोज किए गए थे, और वो जो बिल अगर पास होता, लॉ के रूप में बन के सामने आता, तो वो जुडिशरी को काफ़ी कमज़ोर कर देता, ऐसा वहाँ पे माना जा रहा था। और इसीलिए बहुत बहुत ही एक तरह से आप समझिए कि काफ़ी इंटेंस प्रोटेस्ट वहाँ पे किए जा रहे थे विथ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, इन दैट पर्टिकुलर प्रोटेस्ट इतने भारी जो विरोध है, प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद इजराइल की सरकार को वहाँ पे मजबूर होना पड़ा कि काफ़ी सारे जो उनके प्रोविज़न थे, जो 4 मेजर प्रोविज़न्स वो लाना चाह रहे थे, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने बाद के लिए होल्ड करके रखा। और वर्तमान में उन्होंने ये जो जुडिशल रिफॉर्म बिल है इसको पास किया विथ 1 प्रोविज़न ओनली। बाकी अभी 3 जो हैं जिनके ऊपर विरोध चल रहा था, उनको अभी यहाँ पे जो नया लॉ पास हुआ है इसराइल की पार्लियामेंट कैनेसेट के अंदर, उसमें इसको नहीं लाया गया है। केवल एक मेजर जो प्रोविज़न है उसको इन्होंने ऐड किया है। उसकी वजह से भी आप देखेंगे लोग बिल्कुल बहुत ही इंटेंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन भारी विरोध के बावजूद इसराइल की सरकार ने ये जुडिशल रिफॉर्म बिल पास कर दिया है और अब ये वहाँ पे कानून बन चुका है। इसके कानून बनने के साथ ही आप देखेंगे कि काफ़ी सारे जो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हम जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, न्यूज़पेपर की बात करें, या इंडिया में जो एडिटोरियल और इनकी अगर हम चर्चा करते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ये लगा हुआ है कि इसराइल ने ये जो लॉ पास किया है, क्या इसकी वजह से इसराइल की डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है या आ सकती है। इसराइल की डेमोक्रेसी को क्या नुकसान होगा? डेफिनेटली एक चीज़ तो है कि इसराइल की डेमोक्रेसी के लिए ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि झटके के रूप में माना जा रहा है। ओके, इसराइल की डेमोक्रेसी को वीक करने वाला ये कदम जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान रहे हैं। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये जो है बिल जो अभी वर्तमान में लेके आए हैं, जो कि लॉ बन गया है, उसके अंदर क्या मेजर प्रोविज़न है जिसको पास किया गया है, जो वर्तमान में कानून बन गया है। और शुरुआती दौर में जब ये बिल लाया गया था जुडिशियल ओवरहोल करने के लिए, जुडिशरी में बदलाव करने के लिए, तो उस समय पे क्या क्या और प्रोविजंस लाए गए थे, हालांकि उनको भारी विरोध के बाद हटा दिया गया। अगर यहाँ पे हम बात करें तो देखिए, इसराइल की जो, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है और वहाँ पे जो नॉर्मल ये जो बिल्स होते हैं उसको पास करने के लिए मेजॉरिटी चाहिए, तो यहाँ पे एक सिंपल मेजॉरिटी इनको भी चाहिए उस बिल को पास करने के लिए। तो 120 मेंबर्स हैं इसराइल की जो पार्लियामेंट है, उसको कैनेसेट कहते हैं। 120 मेंबर्स वहाँ पे हैं, तो इनको मेजोरिटी चाहिए 61। और यहाँ पे 64 मेंबर्स इनके पास थे। नेतान्याहू की सरकार यहाँ पे थी और 64 मेंबर्स ने वोट किया। हालांकि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने वोट नहीं किया, वो यहाँ से वोटिंग से रिफ्रेन कर गए। तो 64-0 से ये जो बिल है जुडिशियल ओवरहोल का या जुडिशियल रिफॉर्म का, ये जो बिल है ये वहाँ पे पास हो गया और कानून बन गया। उसके अंदर जो एक प्रोविज़न ऐड किया, उसमें ऐड किया गया कि पहले क्या होता था, सरकार का अगर कोई पॉलिसी डिसीजन है, कोई काम है, कोई डिसीजन, किसी भी तरह का ऑर्डर, डिसीजन, कुछ भी जो सरकार ने लिया है, ओके, मतलब वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव है उसका जो डिसीजन है, उसको इसराइल का सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता था ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन बीइंग अनरीजनेबल। अगर वो सरकार का डिसीजन अनरीजनेबल है तो उस आधार पे सुप्रीम कोर्ट अनरीजनेबलनेस के आधार पे उस डिसीजन को खारिज कर सकता था और सरकार का वो डिसीजन नल एंड वॉइड हो जाता था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर थी सुप्रीम कोर्ट की। अब इन्होंने ये जो बिल लाया है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार के डिसीजन को रीजनेबलनेस के क्राइटेरिया के आधार पे खारिज नहीं कर सकता है। तो ये पावर अब सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने छीन ली है। रीजनेबलनेस का मतलब क्या है? कोई भी डिसीजन अनरीजनेबल कब माना जाएगा? यहां पे ये कहा जाता है कोर्ट अनरीजनेबल उस डिसीजन को तब मानेगा व्हेन द कोर्ट थिंक्स दैट द डिसीजन इज मेड विदाउट कंसीडरिंग ऑल रेलेवेंट फैक्टर्स। जितने भी रेलेवेंट फैक्टर है उनको कंसीडर नहीं किया गया है। विदाउट गिविंग रेलेवेंट वेट टू ईच फैक्टर, है ना, हर फैक्टर को जो है रेलेवेंट वेट नहीं दिया गया है। मतलब हो सकता है किसी एक पक्ष की तरफ ज्यादा ध्यान है, और दिस इज द थिंग, बाई गिविंग इररेलेवेंट फैक्टर्स टू मच वेट। ऐसे फैक्टर्स जिनका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है उनको बहुत ज़्यादा वेट दिया गया है और इस आधार पर डिसीजन लिया गया है। मतलब रीजन से परे वो डिसीजन यहाँ पे लग रहा है, तो उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट अनरीजनेबलनेस के क्राइटेरिया के आधार पर खारिज कर सकता था। अब ये जो पावर है
ये जो लॉ इन्होंने पास किया है, इसके बाद से इजराइल की सरकार के जो डिसीजन हैं उनको सुप्रीम कोर्ट अनरीजनेबलनेस के क्राइटेरिया पे नहीं हटा सकता है। हालांकि अभी भी आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल पावरलेस हो गया है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास प्रोपोर्शनैलिटी का जो प्रिंसिपल है उसके आधार पे चीज़ों को देखने का अधिकार है ना, चीज़ों को वो देख सकता है, खारिज कर सकता है। प्रोपोर्शनैलिटी का जो प्रिंसिपल है, प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल ऐसा समझिए कि अगर सरकार ने कोई एक्शन लिया है ना, कोई कदम उठाया है, तो वो क्या गोल अचीव करना चाह रही है, क्या जो कदम उठाया गया है मतलब जो मीन है वो गोल के प्रोपोर्शनेट है या नहीं है। इसको ऐसा समझिए कि अगर आपको कोई एक टारगेट हिट करना है, ठीक है, जब वो गन से आप हिट कर सकते हो तो उसके लिए तोप लाने की जरूरत नहीं है, गेटिंग दिस, कैनन की वहां पे जरूरत नहीं है जब वो काम गन से हो रहा है। तो समथिंग लाइक दिस, वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए डिसीजन, वो आधार अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। लेकिन ये जो रीजनेबलनेस का जो क्राइटेरिया इन्होंने हटा लिया है, इससे माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को काफी वीक करने का ये प्रयास किया है। हालांकि अगर हम देखें कि इजराइल की जो सरकार है, जो शुरू के अंदर ये जो बिल लाया गया था उसमें 4 मेजर प्रोविजन थे, जिनमें से एक ये प्रोविजन था जिसको इन्होंने अभी वर्तमान में ऐड करके लॉ बना दिया। 3 और प्रोविजन थे जिनको नहीं लाया गया। क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि बहुत ही भारी विरोध यहाँ पे चल रहा है ना, इजराइल के हर हिस्से से हर वर्ग के लोग जो हैं वो विरोध यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए ये जो 3 प्रोविजन है इनको यहाँ पे इन्होंने हटाया। और कौन से प्रोविजन थे वो और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट चाह रही थी टू ओवरराइड एनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट, जनरली क्या होता है, जैसे इंडिया के अंदर है सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी, मान लीजिए 2 जजों की बेंच है, 5 जजों की बेंच है, लेट अस से कि 5 जजेस बेंच आर देयर, 5 जजेस बेंच है, इसमें 5 जजों ने जो है, जनरली क्या होता है स्प्लिट डिसीजन आते हैं, कॉमन हमें देखने को मिलता है कि मान लीजिए 3 जजेस ने एक तरफ डिसीजन दिया, 2 जजेस ने एक तरफ डिसीजन दिया, 4 जजेस ने एक तरफ दिया, एक जज ने एक तरफ दिया। यूनानिमस डिसीजन कब आएगा? जब 5-0 से डिसीजन आएगा, मतलब सारे के सारे जजेस एक ही तरफ जो है अपना फैसला सुना रहे हैं, एक ही पक्ष की तरफ फैसला सुना रहे हैं, वो होता है यूनानिमस डिसीजन। तो यूनानिमस डिसीजन अगर होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे ये भी ऐड करना चाह रहे थे इजराइल की गवर्नमेंट की अगर स्प्लिट वर्डिक्ट यहाँ पे आता है ना, तो उसको सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट हो, अगर वो यूनानिमस नहीं है तो फिर उसको हम सिंपल मेजोरिटी से बदल सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी मतलब 120 मेंबर है कनेसेट के अंदर और इसके अंदर 61 मेंबर्स भी होंगे, तो उस डिसीजन को बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर सरकार को लगेगा हमारे अगेंस्ट में ये डिसीजन गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो सिंपल मेजोरिटी से उसको बदल देंगे, क्योंकि जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उसके पास मेजोरिटी होगी तभी तो वो वहां पे सत्ता में बनी हुई है। गेटिंग दिस? तो ये प्रोविजन भी ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन लोगों का बहुत बहुत भारी विरोध रहा, इसलिए अभी इस प्रोविजन को इन्होंने ऐड नहीं किया है। और क्या प्रोविजन ऐड करना चाह रहे थे? रीजनेबिलिटी को तो इन्होंने ऐड कर ही दिया, इसी को ऐड करके अभी लॉ बनाया। थर्ड नंबर पे आप देखोगे जो प्रोविजन ऐड करना चाह रही थी इजराइल की सरकार, लेकिन अभी कर नहीं पाई, वो ये था कि यहाँ पे क्या होता है, जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है, फाइन, जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के अंदर जो सरकार है ना, या जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव का भी वहाँ पे रोल है ना। वर्तमान में आप देखोगे तो कमेटी के अंदर जो लॉ मेकर्स हैं, जो एमपी की समझ लीजिए, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एमपी है, उस तरीके से वहाँ पे उस कमेटी में जो जजेस को अपॉइंट करने के लिए है ना रेस्पॉन्सिबल है, उस कमेटी में जो लॉ मेकर्स हैं उनका रोल वर्तमान में है। लेकिन ये जो चेंज कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि जो लॉ मेकर्स हैं उनका रोल बढ़ा दिया जाए, ठीक है, गिविंग अ ग्रेटर रोल टू द लॉ मेकर्स इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। जिससे क्या होगा, जो सरकार है उसके हाथ में कंट्रोल रहेगा, ठीक है, कि कौन से जज को किस तरह से अपॉइंटमेंट करना है। तो ये क्या हो गया, अगेन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन यहाँ पे ये कर रहा है। फाइन, देखो लॉ मेकर का कमिटी में होना वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मेजोरिटी पोर्शन में, मतलब उनका जो लॉ मेकर्स हैं, फाइन, जो एमपीज आप समझ लीजिए, उनकी अगर हाँ या ना से किस किस जज को अपॉइंट होना है नहीं होना है ये डिसाइड होने लग जाएगा, है ना, उनकी उसके ऊपर जब कंट्रोल आ जाएगा तो फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे हो जाएगी, इसलिए भी इसका विरोध हो रहा था। फिर एक और प्रोविजन ये ऐड करना चाह रहे थे, ये कह रहे थे कि अभी वर्तमान में क्या होता है, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं ये अपने जो लीगल एडवाइजर हैं, फाइन, उसको इंडिपेंडेंट जो प्रोफेशनल्स होते हैं
उनको लीगल एडवाइज़र के रूप में ये चुनते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा था कि अब मिनिस्टर को अलाउ किया जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल की जगह अपने खुद के लीगल एडवाइज़र खुद से चुन पाएँ। तो ये 4 मेजर प्रोविज़न शुरुआती दौर में इस लॉ के अंदर, इस बिल के अंदर लाए गए थे। और ये जिस बिल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसमें 4 मेजर प्रोविज़न थे। भारी विरोध के बाद 3 प्रोविज़न्स हटाए। एक प्रोविज़न जो कि रीजनेबिलिटी क्राइटेरिया का सुप्रीम कोर्ट से अधिकार छीन रहा है, उसको इन्होंने लॉ के फॉर्म में लगा के आगे गए हैं। क्यों यहाँ पे नेतान्याहू की जो सरकार है वो चेंज करना चाह रही है इजराइल के जुडिशियल सिस्टम को? इतने भारी विरोध के बाद भी आप देखेंगे क्यों यहाँ पे चेंजेस करना चाह रही है। देखो, एक तो यहाँ पे एक परसेप्शन ये भी है कि जो जुडिशरी है दैट इज लेफ्ट लीनिंग, है ना, ऐसा वो सोच रहे हैं। इस तरीके से माना जाता है कि काफ़ी सारे ऐसे जो जुडिशरी के डिसीजन हैं जिससे कि अभी आप देखोगे जो गवर्नमेंट है उसको राइट लीनिंग माना जाता है, ठीक है, कंपैरेटिवली। तो और जो राइट या अल्ट्रा राइट जो पार्टीज़ हैं, है ना, वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो इस तरह के जो रिफॉर्म है, जैसे मान लीजिए जुडिशरी ने कोई फेवर में दिया, LGBTQ के फेवर में डिसीजन किया, है ना, या फिर जो फिलिस्तीनियंस हैं वहाँ पे उनके फेवर में कुछ गया। लेटस से कि उन्होंने कहा कि आप जो भी लैंड आपने ऑक्यूपाई किया है, इसराइल ने जो लैंड ऑक्यूपाई किया है उसके ऊपर आप जो है परमानेंट सेटलमेंट नहीं बना सकते हो, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह के डिसीजन जो हैं उनको यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार है, वो इंटरवेंशन मान रही है। ओके, द गवर्नमेंट इज नॉट वेलकमिंग दीज काइंड ऑफ जुडिशरीज इंटरवेंशन। तो ये कह रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, इंटरवेंशनिस्ट जजेस हैं, है ना, जो जुडिशरी है वो हमारे काम के अंदर दखल डाल रही है, एक तरह से इंटरवेंशन कर रही है। तो इसलिए नेतान्याहू की जो सरकार है गठबंधन की, इन्होंने क्लेम किया कि इजरायलीज हैव लॉस्ट फेथ इन द लीगल सिस्टम एंड दैट इज रिफॉर्म प्लान वुड रीस्टोर द बैलेंस, रीस्टोर द पावर टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इंस्टीड ऑफ अनइलेक्टेड जजेस। क्योंकि देखो, जनता ने चुनाव जो हुआ है, फ्री फेयर इलेक्शन हुआ है, जनता ने चुना है, तो जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो चुन के आए हैं, उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ना कि अनइलेक्टेड जजेस के हाथ में। ये इनका रीजन है। और इसी वजह से ये यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोपोनेंट से दैट दिस वुड अलाउ मोर इफेक्टिव गवर्नेंस। इससे गवर्नेंस के अंदर जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो बाधाएं हैं, वो हटेंगी, जुडिशियरी का जो इंटरफेरेंस है वो कम होगा, स्टिल लिविंग द कोर्ट विद अदर स्टैंडर्ड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और यहाँ पे हम कोर्ट को बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। कोर्ट के हाथ में जुडिशियल रिव्यू की पावर रहेगी, मतलब वो सरकार के डिसीजन है या खुद के डिसीजन से उनको रिव्यू कर सकता है, लॉज हैं उनको रिव्यू कर सकता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रोपोर्शनैलिटी में जो भी तरीका सरकार अपना रही है टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई गोल है, कोई कहीं पे किसी को शूट करना है, ओके, कोई टारगेट है जिसको आप शूट कर रहे हो, तो उसको जब गन जो है यूज़ करके काम हो सकता है, उसके लिए आपको कैनन की ज़रूरत नहीं है। तो वो स्कोप जुडिशियल रिव्यू का अभी भी इनके पास छोड़ा हुआ है। बेसिक रीज़न बीइंग कि सरकार यहाँ पे नहीं चाह रही थी कि जुडिशरी इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, जो माइनॉरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फिलिस्तीनियन जो एस्पेक्ट हैं, उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वहाँ पे जुडिशरी का कोई दखल हो। इसलिए गवर्नमेंट अपना यहाँ पे जुडिशरी का इंटरवेंशन हटाना चाह रही थी, अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाह रही है। दिस इज़ द रीज़न बीइंग कि नेतान्याहू की सरकार इस तरह से जुडिशियल ओवरऑल चाह रही है। हालांकि अभी एक ही जो है क्राइटेरिया इन्होंने फॉलो किया, जबकि ये 3 क्राइटेरिया और हैं जिनके साथ जाना चाह रहे थे, बट द प्रोटेस्ट बीइंग सो इंटेंस कि इन्होंने वो 3 जो बिल के अंदर प्रोविजन थे उनको अभी ड्रॉप किया है। नाउ यू विल सी देयर विल बी अ लॉट ऑफ देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स वेदर इन द इंडियन न्यूज़पेपर्स और US बेस्ड जो न्यूज़पेपर्स हैं, सब जगह पे आपके आ रहा है कि इसराइल की जो डेमोक्रेसी है इससे वीक हुई है, इसराइल की डेमोक्रेसी को खतरा है। अब यहाँ पे जो सरकार है वो अथॉरिटेरियन हो जाएगी। सरकार को रोकने के लिए, उसके जो अनरीजनेबल डिसीजन हैं उनको रोकने के लिए कोई नहीं है। क्योंकि देखो, इंडिया में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसराइल के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ पे एक बेसिक लॉ है, ठीक है, जिसके अंदर ये सब चीज़ें। तो इसराइल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट में जो चेक एक है निरंकुशता पे, सरकार की निरंकुशता पे या उसकी अथॉरिटेरियनिज्म पे जो एक अंकुश लगाने का काम जुडिशरी कर रही थी, उसको ये यहाँ पे नुकसान पहुंचा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि इसराइल की डेमोक्रेसी काफ़ी वीक हुई है। आने वाले टाइम में हो सकता है अथॉरिटेरियनिज्म हमें देखने को मिले, माइनॉरिटीज़ जो हैं अपने राइट के लिए स्ट्रगल करें, ठीक है।
और इट मे बी देयर कुड बी मैनी केसेस ऑफ द अब्यूज ऑफ पावर, ओके, करप्शन हो सकता है, और चेक एंड बैलेंस जो है ये जो है काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित होगा। चेक एंड बैलेंस का जो प्रिंसिपल है इसको अगर हम समझे, यू विल मेक सेंस ऑफ दिस कि कैसे यह डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदायक होगा और यह क्यों कहा जा रहा है कि इजराइल में डेमोक्रेसी खतरे में है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे कोई भी जो डेमोक्रेसी होती है ना, पहली बात तो इजराइल की जो डेमोक्रेसी है मिडिल ईस्ट के अंदर अपने आप में एक अनोखी या ओनली एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का, तो उसको काफ़ी एक अच्छा वो माना जाता है, काफ़ी सराहा जाता रहा है कि हाँ यार वहाँ पे डेमोक्रेसी है मिडिल ईस्ट के अंदर भी। तो अगर हम देखें कि चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल क्या है, तो इसे ऐसा समझते हैं, देखो जो भी गवर्नमेंट होती है उसके 3 पिलर्स हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर 3 मेजर पिलर हैं। एक है वहाँ की लेजिस्लेचर, ठीक है, जो कानून बनाती है, जैसे इंडिया के केस में पार्लियामेंट है, ओके, इजराइल के केस में नेसेट हो जाएगी, कैनेसेट हो जाएगी। एग्जीक्यूटिव हो गई, जो सरकार चुन के आई है, जो सत्ता के अंदर है ना, जो भी पार्टी वहाँ पे सरकार चला रही है वो एग्जीक्यूटिव हो जाएगी। थर्ड है वहाँ की जुडिशरी। तो ये तीनों मिलके जो गवर्नमेंट के 3 मेजर अंग हैं, ओके, 3 मेजर पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, ये तीनों हैं। अब यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हर जो ऑर्गन है उसको अपनी अपनी पावर दे रखी है। 2 यहाँ पे चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, एक है चेक एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंसेस, इसमें होगा क्या, देखो हर जो ऑर्गन है उसकी अपनी अपनी पावर है अपने अपने डोमेन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर लॉ मेकिंग बॉडी की बात करें, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप समझेंगे, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये जो हम डिस्कशन करते हैं इससे आपको ये भी आंसर मिलेगा, क्या इंडिया को भी इस डेवलपमेंट से चिंतित होना चाहिए। आप कहोगे इंडिया में इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये तो इसराइल के अंदर घटना हो रही है। काफ़ी सारे पैरेलल्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से इंडिया के अंदर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बीच में जो टसल चल रहे हैं, है ना, जो मुद्दे हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवर रीच, जुडिशियल रेस्ट्रेन, इस तरह के मुद्दे हैं, उनसे आप इनको लिंक कर सकते हो। तो जो डेवलपमेंट तो इसराइल में हो रहा है, लेकिन इसको इंडिया से लिंक करके देखोगे तो फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मीन्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप देखेंगे इंडिया में जो जजेस का अपॉइंटमेंट है उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहे हैं। चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आप पहले समझेंगे। तो लेजिस्लेचर का अपना डोमेन है, ये सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, इसका अपना डोमेन है, ठीक है, लॉ मेकिंग, अगर कोई भी कानून बनाना है, कुछ भी ऐसा है तो ये यहाँ पे बनाएगी। एग्जीक्यूटिव जो सरकार चुन के आई है, वो रूल्स रेगुलेशन करना, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, वो उसका दायरा है ना, पॉलिसी मेकिंग और ये सारा उसका दायरा है, वहाँ पे किसी का इंटरवेंशन नहीं होगा। जुडिशरी का अपना दायरा है, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपहोल्ड करेगी, ये सारी चीज़ें। तो होता क्या है, कई बार आप देखेंगे जुडिशरी इस तरीके की चीज़ों को भी लेती है जो डोमेन होता है लेजिस्लेचर का। एग्जाम्पल देता हूं, इंडिया के केस में जो एग्जाम्पल हम लेंगे, यू विल मेक सेंस ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। देखो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विशाखा गाइडलाइंस दी गई है ना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विशाखा गाइडलाइंस दी गई, क्यों दी गई, ताकि जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है एट वर्क प्लेस, वुमन का जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है एट वर्क प्लेस, उसको रोका जा सके। क्यों सुप्रीम को, भाई ये काम तो जो है लॉ बनाने का काम तो ठीक है, या तो लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का है, या फिर इसको पूरा करते तो आप एग्जीक्यूटिव का भी रोल हो सकता था कि कुछ इस गैप को फिल करते, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सरकार भी फेल रही और हमारी संसद भी फेल रही, इसलिए जुडिशरी ने इंटरवीन किया, विशाखा गाइडलाइंस आई, काफ़ी लंबे समय तक रही, लगभग 15 साल के समय तक विशाखा गाइडलाइन ने इंश्योर किया कि वुमन को जो है कैसे सेफ वर्क प्लेस जो है उपलब्ध कराया जा सकता है, कैसे जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है एट वर्क प्लेस उसको रोका जा सकता है। उन्हीं विशाखा गाइडलाइन को आधार बना के 2013 में एक कानून बनाया गया। तो इतने समय तक जो गैप था उसको फुलफिल करने का काम जुडिशरी ने किया। तो ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म, जहाँ पे जुडिशरी एक्टिवली इन्वॉल्व है जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करने के लिए। लेकिन कई बार जुडिशियल इंटरवेंशन या फिर कह लीजिए जुडिशियल ओवर रीच देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे
कि मान लीजिए कि लिकर जो सेल हो रही है ना, जैसे एक केस आया था जिसमें यह था कि जो हाईवे है उसके 500 मीटर के दायरे के अंदर दोनों तरफ लिकर सेल नहीं होगा, अल्कोहल और इसका ये जो सेल है वो नहीं होगा, ताकि एक्सीडेंट और ये सब कम हो। ठीक है, आप कहोगे बात तो सही है, होनी चाहिए, लेकिन ये डोमेन किसका है? ये डोमेन एग्जीक्यूटिव के पास आ रहा है, या फिर इसके ऊपर कोई कानून बनाएंगे तो वो लेजिस्लेचर के पास आ रहा है। अगर ये काम भी आप करने लगे, जुडिशरी अगर इन कामों को करने लगी, तो फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये क्या करेंगे? गेटिंग दिस? तो कुछ ये फाइन लाइंस हैं, इनको समझना जरूरी है। कोई लॉ अगर लेजिस्लेचर के द्वारा मान लीजिए कोई लॉ पास किया गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के कोई प्रोविजन या लोगों के अधिकारों का वो उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जुडिशरी क्या करेगी? उस लॉ को नल एंड वॉइड कर देगी। ये है चेक एंड बैलेंस की पावर। तो जब जुडिशरी के पास ये पावर होगी, देन ओनली इट विल बी एबल टू डू दिस चेक एंड बैलेंस ना। तो यहाँ पे इजराइल वाले केस में क्या हो रहा है? आप सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को वीक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस आपका गड़बड़ा जाएगा। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, फाइन, या ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, कई जगह पे ऑथोरिटेरियन, थियोक्रेसी जैसे वर्ड भी यूज किए गए, इस तरफ ये बढ़ रहा है। तो कुछ भी अगर हम माने, कुल मिला के डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, ये अच्छा डेवलपमेंट नहीं माना जा सकता। दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग, फाइन। बट ओवरऑल अगर इसराइल की अगर हम बात करें, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये एक बैलेंस करना जरूरी है, जहाँ पे जुडिशरी जो है जो एग्जीक्यूटिव है ना, उनको ओवर पावर कर रही थी, कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रही थी। अब ये जो है बैलेंसिंग सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोनेंट्स और सपोर्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर जुडिशियल रिफॉर्म बिल। इंडिया के केस में आते हैं, क्या इंडिया को वरी होने की जरूरत है? देखो, इंडिया में बहुत लंबे समय से कौन सा इशू चल रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके काफी सारे इशू हैं, क्योंकि वर्तमान में जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम सिस्टम से होता है, और कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर काफी सारे कंसर्न आते हैं कि यहाँ पे पूरा सिस्टम ओपेक है, हमें पता ही नहीं है कि कौन से जज को किस बेसिस पे रिकमेंड किया जा रहा है, क्या इसमें भाई भतीजावाद चल रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है, नहीं चल रहा है। जुडिशरी, एक पैराडॉक्स देखने को मिलता है, जुडिशरी जो कि जानी जाती है ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, वहां पे उसी के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रोसेस बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये काफी, क्योंकि देखो वर्तमान में जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है जजेस का, उसमें क्या है? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कंसल्टेशन जो होगा उसके बाद में प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे। विथ सच जजेस द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी, जो उनको लगता है, प्रेसिडेंट को लगता है, उनसे वो डिस्कस करके, कंसल्ट करके उन जजेस को अपॉइंट करेंगे। फाइन। अब यहाँ पे जो कंसल्टेशन है, कि क्या कंसल्टेशन कंपलसरी है, या जो कंसल्टेशन में जो राय दी गई है प्रेसिडेंट को कि इनको अपॉइंट करना है, क्या वो उस राय से बाध्य हैं? इट मीन्स, is it compulsory for the president to follow that recommendation, okay, given by the okay particular judges जिनसे उन्होंने कंसल्ट किया है? तो यहाँ पे केस चला, आप देखेंगे 82 में फर्स्ट जज केस चला, जिसके अंदर ये कहा गया कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। मतलब कंसल्टेशन किया, लेकिन कंसल्टेशन के साथ एग्री करना है ना, वो जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है प्रेसिडेंट के लिए। वो चाहें तो कुछ और भी अपने जो व्यूज हैं है ना उसके साथ जा सकते हैं। फिर सेकंड जज केस आया 93 में, जिसमें ये कहा गया कि जो कंसल्टेशन है इसका मतलब कंकरेंस है, मतलब जो जजेस के साथ प्रेसिडेंट का कंसल्टेशन होगा, जो जज वहां पे राय देंगे कि हाँ इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, वो मानना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर कंसल्टिंग टू ऑफ हिज सीनियर मोस्ट जजेस। और ये जो राय है कौन देंगे? चीफ जस्टिस देंगे, वो अपने सीनियर मोस्ट 2 जजेस के साथ, 2 जो कलीग्स हैं उनके साथ राय करके प्रेसिडेंट को देंगे, तो वो मानना पड़ेगा। फिर थर्ड जजेस केस आया, और यहीं से ये कॉलेजियम का सिस्टम चालू हुआ। थर्ड जजेस केस 98 वाला क्या कहता है कि जो चीफ जस्टिस हैं, ओके, इनके लिए कंपलसरी है, इनकी राय तभी जो है मानी जाएगी जब ये कंसल्ट कर रहे हैं प्लूरलिटी जजेस के साथ में। मतलब चीफ जस्टिस जो अपने सीनियर मोस्ट 4 जजेस हैं, ओके, चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट 4 जजेस के साथ कंसल्ट करेंगे, तो ये इनका एक कॉलेजियम हो गया 5 जजेस का। अगर 2 जजों ने भी एडवर्स ओपिनियन दिया कि नहीं, इन जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये कॉलेजियम सिस्टम है। तो अगर इस कॉलेजियम सिस्टम से जो राय जा रही है वो फिर कंपलसरी है, वो आपके ऊपर बाध्य है कि आपको करना पड़ेगा। अब ये अंदर किस बेसिस पे है ना रिकमेंडेशन जा रही है, नहीं जा रही है, किसी को कुछ नहीं पता है।
तो गवर्नमेंट ने इसका विरोध भी किया और ओवरऑल आप देखोगे हर जगह पे ये आवाज़ उठ रही थी कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है इसको ट्रांसपेरेंट बनाइए, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। किसने किया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट? पार्लियामेंट ने, क्योंकि लॉ मेकिंग बॉडी तो यही है, कानून तो यही बनाती है। इसने अमेंडमेंट किया, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ओके। और इसने संविधान में संशोधन करके एनजेएसी बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कहा कि एनजेएसी जो है ये डिसाइड करेगा कि किसका अपॉइंटमेंट होगा नहीं होगा, प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट होगा, है ना, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेट होगी, और यहाँ पे जो मिनिस्टर है उनकी भी राय ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो मिनिस्टर हैं उन्हीं का डोमिनेंस रहेगा, उनकी भी राय जो है ये रखी जाएगी। तो ये जो एनजेएसी है ये क्या कर रहा था, ये कह रहा था कॉलेजियम सिस्टम जो है इसको आपका रिप्लेस किया जाएगा, एनजेएसी बनेगा, ओके, इस तरह से चीजें जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस एनजेएसी को नल एंड वॉइड करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एनजेएसी बन रहा है ना, इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि यहाँ पे सरकार का भी रोल आ गया जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के अंदर, जजेस के अपॉइंटमेंट में। सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज अ बेसिक फीचर, बेसिक पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और पार्लियामेंट है सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, बट पार्लियामेंट, इवन पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हम इसको नल एंड वॉइड करते हैं, ये आपने कहा नहीं होगा। उसके बाद से लगातार चर्चाएं चल रही है कि कॉलेजियम सिस्टम को चेंज किया जाए, ये किया जाए, वो हो, बट अभी तक कुछ नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे थोड़े पैरेलल्स हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो जजेस का अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके अंदर कुछ कंसर्न है, लेकिन अपॉइंटमेंट प्रोसेस अगर आप चेंज कर रहे हो, जैसे कमिटी फॉर्म करते हो, एनजेसी लाइक वट एवर इट इज, जिसपे भी कंसेंसस बनता है, वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो, क्योंकि जुडिशरी की अगर इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होती है तो हमारा कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए खतरा क्रिएट होगा। लेकिन हाँ, ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है डेफिनेटली इसके ऊपर जुडिशरी की तरफ से, खुद की तरफ से कुछ पहल की जानी चाहिए कि इस सिस्टम को भी इंप्रूव किया जाए, ओके। डेफिनेटली अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस का ये जो प्रोसेस है इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। और अभी इंडिया के लिए वरी होने की बात यह है कि अभी जिस तरह से एक ट्रेंड जो चल रहा है, जहाँ पे इसराइल में इस तरह से जुडिशरी को वीक किया गया है, ठीक है, तो इस तरह से ट्रेंड, इस तरीके के ट्रेंड से बचे जाने की जरूरत है ना, जुडिशरी को वीक नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक प्रोटेक्शन देता है, चेक्स एंड बैलेंस की जो मैकेनिज्म है इसको भी एस्टेब्लिश रखता है कि हर डोमेन, हर जो पिलर है, ठीक है, जो डेमोक्रेसी के, उसका अपना डोमेन है, रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन, हर उसकी पावर डिफाइन है, ठीक है, हर की अपनी एक सीमा है, उस सीमा से आगे आप नहीं जा सकते। जैसे पार्लियामेंट जो है सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। वो जो हमारा सेकुलर नेचर है कंट्री का, या फिर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें, फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उनको चाह के भी नहीं बदल सकती, ठीक है। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव के जो डिसीजन हैं वो अगर अनफेयर हैं, गेटिंग दिस, या फिर लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से आगे नहीं जा सकते। तो ये बैलेंस इंडिया के अंदर वर्तमान में बना हुआ है, और इंडिया को फिलहाल वरी होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है वो एक तरह से बैलेंस क्रिएट करके रखा हुआ है। बट अगेन जिन चीज़ों पे इशू है, जैसे अपॉइंटमेंट प्रोसेस पे, वहाँ पे जुडिशरी की तरफ से अगर पहल की जाएगी, दैट वुड बी ग्रेट। तो इसी के साथ हम इस पूरे लेक्चर को जो है कंक्लूड करेंगे। सेशन का पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगा। इस तरीके के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी बार यूपीएससी ने पूछे भी हैं, आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी का काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है 2022 फाइनल रिजल्ट में 1/3 सिलेक्शंस अनअकैडमी से हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरी। एक बार आप अगर फीस देते हैं ना, आपको लाखों रुपए खर्चा करना है, ओके, बहुत ही नॉमिनल फीस है, और ना ही आपको दिल्ली जाके शिफ्ट होने का कंपल्शन है। आप एक बार अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जितने भी एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, किसी से भी आप पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है, और इसी फीस के अंदर प्रीलिम्स, मेंस की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग एवेल्युएशन और डाउट सॉल्विंग भी आपको मिल जाती है। वर्तमान में आपका ये 50% तक के ऑफ चल रहे हैं, 50% तक के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं अलग अलग सब्सक्रिप्शन पे। टुडे इज द लास्ट डे टू क्लेम दीज डिस्काउंट्स। आरबी लाइव ये कोड आप यूज कर सकते हैं टू क्लेम दिस डिस्काउंट्स, ओके। और जो बच्चे इस साल सब्सक्रिप्शन लेंगे, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, तो मेंस तक की जो प्रिपरेशन है
अनअकैडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। 31 जुलाई से आपकी फ़ीस जो है बढ़ने वाली है। आज लास्ट डे है टू क्लेम दिस अप टू 50% डिस्काउंट। नए बैचेस 27 जुलाई से शुरू हैं। हिंदी माध्यम का 10 जुलाई से आपका चल रहा है। 0% EMI ऑप्शन भी मिलता है। ऑफलाइन करोल बाग सेंटर पे जाके भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी माध्यम की भी मैगजीन आ गई है, आप अनअकैडमी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे गाइस, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।